हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा, अब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रॉन मंदक। न्यूट्रॉन मॉडरेटर बोलते हैं, न्यूट्रॉन मंदक बोलते हैं। अब देखो मंदक क्या होते हैं, मॉडरेटर मतलब जो मंद मंद का मतलब जो वेग को कम कर दें, यानी ऐसे पदार्थ जो वेग को कम कर दें। किसके वेग को? न्यूट्रॉन के वेग को कम कर दें। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली मैंने बता रखा है कि ये टॉपिक जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का टॉपिक है या न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है। जैसे अगर हम बात करें कि परमाणु भट्टी, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी में जब यूरेनियम टकराता है और वो सॉरी न्यूट्रॉन टकराता है यूरेनियम से, तो यूरेनियम का विखंडन हो जाता है और उससे जो न्यूट्रॉन मिलते हैं उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, जबकि हमें धीमे न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो हमें उनको ऐसे पदार्थ में से होकर गुजारा जाता है जो उनके वेग को कम कर दें, और ऐसे पदार्थ जो क्या कहलाते हैं, वो मंदक कहलाते हैं, जो न्यूट्रॉन के वेग को कम कर देते हैं बेसिकली। तो इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं टक्कर में, ठीक है। तो बेसिकली आज ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम टक्कर में। तो हम टक्कर में दो टक्कर पढ़ते हैं, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर जिसमें संवेग संरक्षण नियम का भी पालन होता है और ऊर्जा संरक्षण नियम का भी पालन होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षण नियम का तो पालन होता है लेकिन ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि वहां ऊर्जा में कमी हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कमी होती है। गति ऊर्जा में कमी होने से उनका वेग भी कम हो जाता है। तो इसलिए यहां जो टक्कर मानी जाएगी वो कौन सी टक्कर है? यस यस यस, बिल्कुल सही, अप्रत्यास्थ टक्कर है। कौन सी टक्कर है? अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो हम बात करते हैं, देखो कि हम ये माने कि हमारे पास अब दो चीजें, एक तो मंदक परमाणु और एक न्यूट्रॉन, क्योंकि इन दोनों की टक्कर होगी ना। तो हम ये माने कि माना हमारे पास M1 द्रव्यमान का कोई न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब यहां पर हम दो फ्रेम की बात करते हैं, लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम। तो हम पहले लैब फ्रेम की बात करें कि हमारे पास M1 द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन है जो लैब फ्रेम में U1 वेग से, ठीक है, U1 वेग से गति कर रहा है और गति करता हुआ M2 द्रव्यमान के स्थिर मंदक से। ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं? स्थिर मंदक, मंदक को स्थिर मान रहे हैं, तो स्थिर मंदक के परमाणु से क्या करता है? टक्कर करता है। तो इसके द्रव्यमान का वेग, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, यानी VCM की बात करूं मैं, तो VCM जनरल फॉर्मूला तो होता है M1U1 प्लस M2U2 अपॉन में M1 प्लस M2। लेकिन इसमें स्थिर यानी U2 क्या है? U2 0 है, तो आपके पास VCM क्या आ जाएगा? आपके पास VCM आ जाएगा M1U1 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इसको अगर मैं और सॉल्व करना चाहूं तो आगे और लिख देते हैं, चलो। VCM बराबर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, M1 से डिवाइड कर दूं, U1 अपॉन 1 प्लस M2 अपॉन M1, यानी VCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? U1 वेक्टर अपॉन में 1 प्लस ए, जहां A बराबर क्या हो जाएगा? M2 अपॉन M1। ध्यान रखना, A को अपन क्या काम में ले रहे हैं हम? M2 अपॉन M1, यानी जहां जहां M2 अपॉन M1 आएगा A लिख देंगे। क्या लिख देंगे? A लिख देंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो ये तो जनरल सी बात हुई। अब हम बात करें कि अब हम सीएम फ्रेम की बात करें, तो सीएम फ्रेम में न्यूट्रॉन और मंदक परमाणु के वेग अगर U1 डैश और U2 डैश माने, तो हमारे पास गैलिलियन रूपांतरण समीकरण आती है जो डैश और बिना डैश में रिलेशन बताती है। आपको पता होगा एस फ्रेम और एस फ्रेम में जो रिलेशन बताती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गैलिलियन रूपांतरण समीकरण की बात करूं, किसकी बात करूं? गैलिलियन रूपांतरण समीकरण, तो क्या होगी? अगर मैं U डैश बराबर U माइनस VCM, ठीक है, तो ये U1 लिख दूं, तो U1 डैश, तो U1 डैश क्या आएगा? U1 की वैल्यू U1 की वैल्यू U1 और VCM की वैल्यू कितनी है? U1 अपॉन में 1 प्लस ए। सॉल्व कर लो इसे, U1 बराबर U1 माइनस U1 प्लस ए, U1 माइनस U1 अपॉन में 1 प्लस ए। तो U1 से U1 गया, तो आपके पास क्या बचा? U1 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? A U1 अपॉन 1 प्लस ए आ गया, ठीक है। हाँ भाई, अगर मैं U2 डैश की बात करूं तो U2 डैश क्या है? U2 डैश बराबर क्या आएगा? U2 माइनस VCM, और U2 क्या है? 0, यानी 0 माइनस VCM, यानी U2 डैश क्या आएगा? माइनस VCM कितना है, यानी माइनस का U1 अपॉन 1 प्लस ए। तो आपके पास U2 डैश भी आ गया और U1 डैश भी आ गया। ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई, ठीक है। अब हम बात करें
कि सीएम फ्रेम में टक्कर के बाद, हमें पता है कि हम एक कंडीशन जानते हैं पहले से कि सीएम फ्रेम में टक्कर के बाद कणों के वेगों के परिमाण आपस में बदल जाते हैं। यानी अगर हम बात करें, यानी हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, यानी क्या कि u1 डैश सीएम फ्रेम में u1 डैश का मोड क्या होता है, v1 डैश का मोड होता है, और u2 डैश का मोड इसके बराबर होता है v2 डैश का मोड के बराबर होता है, u2 डैश का मोड v2 डैश के मोड के बराबर होता है। ये लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये माने कि न्यूट्रॉन और मंदक परमाणु के वेग टक्कर के बाद, एक तो v1 और क्या है v1 है और v1 है और v1 डैश है, ठीक है। सीएम फ्रेम में बात करें तो सीएम, तो वही वापस बात करें तो v1 डैश, तो v1 डैश बराबर क्या आएगा, v1 माइनस vcm। तो यहां से अगर मैं v1 लिखूं तो क्या आ जाएगा, v1 डैश प्लस vcm। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा v1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा v1 डैश का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर प्लस का 2v1 डैश डॉट vcm, ये आएगा। हाँ भाई v1 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर की जगह तो v1 स्क्वायर, v1 डैश की जगह में क्या लिख सकता हूं, v1 डैश की जगह क्या लिख सकता हूं भाई मैं, v1 डैश की जगह u1 डैश लिख सकता हूं क्या मैं, है ना, u1 डैश, तो इसको मैं u1 डैश कर रहा हूं, ध्यान रखना, u1 डैश का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर प्लस का 2 u1 डैश vcm और cos थीटा, मान रख दो सबके। v1 स्क्वायर u1 डैश का स्क्वायर कहां है भाई, u1 डैश का स्क्वायर, u1 डैश यानी इसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस vcm यानी u1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस का 2, और u1 डैश मतलब यानी ये a u1 अपॉन 1 प्लस a, और vcm मतलब ये यानी u1 अपॉन 1 प्लस a और cos थीटा। तो अगर अपन देखें v1 स्क्वायर बराबर, अगर आप सब में से चेक करें तो आप देखोगे यहां पर u1 स्क्वायर आ रहा है, यहां पर u1 स्क्वायर है, यहां पर u1 स्क्वायर है, तो u1 स्क्वायर को कॉमन ले लूं मैं, यहां क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन में 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस a का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन में 1 प्लस a का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ 1/2m से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2m m1 v1 स्क्वायर 1/2m m1 v1 स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इससे देख लो, ठीक है। ये क्या लाएगा kf, ये क्या लाएगा ki, यानी क्या आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन में 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या होगी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, kf अपॉन ki, क्या लिख सकते हैं, kf अपॉन ki बराबर आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन में 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है, बंधक परमाणु के लिए निकालना है। हाँ भाई, तो हमें kf अपॉन ki का फॉर्मूला तो पता लग गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन बात करते हैं एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 की, केस फर्स्ट, जब थीटा इज इक्वल टू 0, अब थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो देखो क्या हुआ, kf अपॉन ki, यानी ये 1 हो जाएगा, cos 0 1, यानी 1 प्लस a का होल स्क्वायर हो गया, कि ये भी ऊपर वाला, यस 1 प्लस a का होल स्क्वायर, 1 प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी kf इज इक्वल टू ये तो ki हो गया भाई। इसका मतलब बाद वाली काइनेटिक एनर्जी और पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर है, यानी ना तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन हो रहा है, यानी ये प्रत्यक्ष टक्कर तो वही नहीं, यानी ये वाली कंडीशन तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या करना है, न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना है, यानी बाद वाली यानी kf का मान को कम करना है, यानी kf लेस देन ki लेके आना है। तो हम एक कंडीशन लेते हैं, k सेकंड थीटा इज इक्वल टू पाई, जैसे पाई लूंगा तो माइनस वन हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो kf अपॉन ki, ये बन जाएगा 1 माइनस a का
होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली क्यों, 1 माइनस है, ये 1 प्लस है, बड़ी संख्या ये, तो इससे डिवाइड करते तो हमेशा लेस देन 1 आता है, यानी क्या आ गया के एफ लेस देन के आई, यही तो लाना था बाद में, यानी जब इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई, यानी दोनों अगर विपरीत दिशा में गति करेंगे, है ना, यानी दोनों के बीच में एंगल पाई बनेगा, तभी कंडीशन ऐसी बनेगी जब काइनेटिक एनर्जी का मान बनी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी का मान कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी केस में अगर बात करूं, इसी केस में अगर मैं मंदक परमाणु का द्रव्यमान क्या मान लूं, 1 मान लूं, ठीक है, अगर मैं मान लूं 1 मान लूं, यानी a बराबर 1 हो, यानी a बराबर क्या हो 1, a बराबर 1 का मतलब m2 अपॉन m1 क्या हो 1, यानी m1 बराबर m2 हो, अगर m1 बराबर m2 होगा, यानी a बराबर 1 होगा, तो देखो kf यानी बहुत कम, यानी ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी kf बराबर 0, यानी बहुत कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। यानी हम क्या करें, अगर हम न्यूट्रॉन के बराबर द्रव्यमान का ही मंदक परमाणु लें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का अगर मंदक परमाणु लें तो गति ऊर्जा में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, इसलिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को काम में लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो आयनित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसके टकराने की संभावना कम होती है, इसलिए हम हाइड्रोजन के स्थान पर हम उसका क्या लेते हैं, समस्थानिक काम में लेते हैं D2O, क्या लेते हैं, भारी पानी D2O काम में लेते हैं, इसलिए D2O को हम मंदक के रूप में काम में लेते हैं। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रॉन मंदक वाला, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो फिर आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, मैंने बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश की है, कम टाइम में बताने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।